नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, कोरोना संक्रमण के इस जटिल दौर में हर क्षेत्र की अपनी समस्या है और समस्याओं से निजात पाने के लिए हर कोई संघर्ष कर रहा है। उधर सरकार संघर्ष कर रही है, इधर जनता संघर्ष कर रही है और देखा जाए तो कोरोना संक्रमण से पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है। लेकिन पिछले 2 एपिसोड हम राजस्थान की राजधानी जयपुर से लिए थे। आज भी हम राजस्थान की राजधानी जयपुर गुलाबी नगरी में अटके हैं, लेकिन आज का एपिसोड खास है। आज के एपिसोड में हमारी मातृशक्ति महिलाएं और महिलाओं कि वो शख्सियत, वो नाम, वो पहचान, वो परिचय आज हमारे साथ हैं और उनके साथ एक जीवट कर्मठ पराक्रमी युवा, एक कॉम्बिनेशन बहुत शानदार। आज के हमारे तीनों अतिथियों से मैं सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। सबसे पहले स्क्रीन पर मेरे नीचे आप जिन्हें देख रहे हैं वो है पंकज घिया जी। और पंकज घिया जी का परिचय बहुत बड़ा है क्योंकि बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से ये कनेक्ट हैं, एडवोकेट हैं, लेकिन 40 में एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं। पंकज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। पंकज जी के साथ अब हम चलते हैं। धन्यवाद जी। पंकज जी के बाद हम चलते हैं जो 2 महिला चेहरे दिखाई दे रहे हैं। सबसे युवा चेहरा, युवा मतलब जज्बाती जुनूनी चेहरा। और इनकी खासियत क्या है? ये एक तरफ नेतृत्व कर रही हैं, दूसरी तरफ कॉरपोरेट क्षेत्र में यानी रियल एस्टेट क्षेत्र में मार्केटिंग जैसा जीवित और जटिल चुनौती को ये निभा रही हैं। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ी हैं मिसेस नेहा गुप्ता। आप प्रेसिडेंट है वुमेन्स विंग 40 की और आप एक जाने पहचाने रियल एस्टेट ब्रांड राजस्थान मंगलम ग्रुप की आप डायरेक्टर हैं और आप यहाँ की मार्केटिंग संभाल रही हैं। नेहा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और अब जिस चेहरे को मैं आपसे परिचय करवा रहा हूं वो चेहरा आपको देखने में बड़ा अनुभवी लग रहा है। उसके साथ अनुभवों के बहुत सारे वर्ष जुड़े हैं और समाज शास्त्र में एमए है, उसके साथ साथ जर्नलिज्म है और उसमें भी पोस्ट डिप्लोमा है यानी जनसंचार पाठ्यक्रम का इनकी शिक्षा है। उच्च शिक्षित नेहा जी भी उच्च शिक्षित हैं और मिस्टर घिया जी भी उच्च शिक्षित हैं और संतोष जी भी उच्च शिक्षित के साथ साथ आप ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है। और इनका परिचय और भी बड़ा है। इनका परिचय जब मैंने देखा, मुझे कोई ऐसा क्षेत्र नहीं लगा जहां संतोष जी ने घुसपैठ नहीं की है। हर क्षेत्र में ये कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो बहुत बड़ा परिचय और मेरे लिए गर्व की बात है कि राजस्थान की धरती यानी मरुधरा की धोरों की धरती की माटी से मैं आज 3 कोहिनूर आपके सामने ला रहा हूं। व्यूअर्स, असली परिचय व्यक्ति का तब होता है जब व्यक्ति अपनी बात बोलता है, उसकी अभिव्यक्ति, उसकी जुबानी, उसकी अपनी कहानी कहती है। लेकिन एक औपचारिक जो परिचय है, जो मेरा फर्ज बनता था, वो मैंने आप तक इनका पहुंचाया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये लोग कैसे हैं? ये तीनों लोग ऐसे हैं जिन पर 2 पंक्तियां कहते हुए मैं अपनी बात को स्टार्ट करूंगा कि कुछ बेकरारी तो कुछ जुनून रखते हैं। ये लोग ऐसे हैं, कुछ बेकरारी तो कुछ जुनून रखते हैं। ये वो हैं जिन पर हालात भी गुरूर रखते हैं। हालातों को जिन पर गुरूर आ जाए, ये ऐसे लोग हैं। बहुत बहुत स्वागत पंकज घिया जी, नेहा गुप्ता जी, संतोष अग्रवाल जी हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज में। और अब व्यूअर्स चलते हैं उस चर्चा की तरफ। और सबसे पहले आज के सबसे युवा चेहरे से मेरा सबसे पहला सवाल, जी हाँ, पहला सवाल नेहा जी के साथ। नेहा गुप्ता जी युवा है और ये कोरोना जैसा संक्रमण का दौर आपने पहली बार देखा है, मैंने भी पहली बार देखा है। हो सकता है संतोष जी ने ऐसी कुछ जीवटताएं देखी होगी, विकटताएं देखी होगी। पहली बार देखा, आपने भी नहीं देखा। चलिए, तो नेहा जी मुझे ये बताइए, रियल एस्टेट मार्केट में आप हैं और रियल एस्टेट मार्केट की मैं बहुत सारी बातें आपसे नहीं करूंगा क्योंकि वो आपकी परिधि में नहीं आती। लेकिन रियल एस्टेट मार्केट की मार्केटिंग और 40s में आप जो जुड़ी हैं, उस पर जो आपका नेतृत्व है, वहां से जोड़ते हुए
आप रियल एस्टेट उद्योग में मार्केटिंग की विकटता और आज के कोरोना के संक्रमण की जटिलता, इसको अगर मैं कहूं नेहा जी परिभाषित कीजिए, आपके सामने चुनौतियां क्या है, आने वाला भविष्य कैसा लग रहा है नेहा जी? थैंक यू सो मच। आज जो ये टॉपिक आपने लिया है, ये आई थिंक हम पिछले 6 महीने तो नहीं लेकिन 5 महीने से तो हम बात कर ही रहे हैं इस बारे में। और अगर मैं दोनों एस्पेक्ट को अलग अलग बताऊंगी, सबसे पहले मैं रियल एस्टेट ही ले लेती हूँ। रियल एस्टेट पिछले 4 साल से डिमोनेटाइजेशन के बाद से ही काफी कुछ झेल रहा है। ये जो अभी दौर आया, इसने उसी प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया है, लेकिन 4 साल से रियल एस्टेट में ऐसा ही माहौल चल रहा है। रियल एस्टेट कुछ ऐसी चीज है जो डेफिनेटली एक गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा टैक्स भी देती है, और एम्प्लॉयमेंट में भी एग्रीकल्चर के बाद यही एक ऐसा फील्ड है जहाँ 350 से भी ज्यादा डिफरेंट बिजनेस जिससे जुड़े हुए हैं। तो अगर इस बिजनेस में इफेक्ट करता है तो वुड, स्टोन, अलग अलग क्षेत्र के जो क्राफ्ट्समैन हैं, जो डिफरेंट एक चटकनी बनाने से लेके एक स्क्रू ड्राइवर तक बहुत बड़ी खपत इसमें है इंडस्ट्री में। लेकिन कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को इतना जो मार्केटिंग इसकी ओवरऑल की गई है वो ऐसा की गई है कि ये लोग लूटते हैं, जिसकी वजह से इसका जो फीलिंग है इसकी तरफ नेगेटिव है, जबकि गवर्नमेंट को इसकी फीलिंग को पॉजिटिव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक चीज है जिससे इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट भी जुड़ा हुआ है, एट द सेम टाइम इतना बड़ा रेवेन्यू टैक्स सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो वोट बैंक की राजनीति से उठ के अगर इकोनॉमिक फैक्टर्स देखे जाएं तो कहीं ना कहीं हम उन इकोनॉमिक फैक्टर्स को बाइंड करने में कहीं हम अभी चूक रहे हैं। ये तो हमारी ये हमारी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें हैं। सेकेंडली, जो रिफॉर्म्स आए डिमोनेटाइजेशन के लिए मैं डेफिनेटली कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, जो रेरा आया, जो बेनामी आया, इससे जो ये क्षेत्र है, जो रियल एस्टेट है, ये काफी कुछ संगठित हुआ। हर कंपनी में, हर बिजनेस में कहीं ना कहीं लूपहोल्स होते हैं, और कोई ना कोई होते हैं जो इस पे अपना फायदा निकालना चाहते हैं। जिन लोगों ने कुछ इस तरीके के काम किए हैं, ऑफ कोर्स उनको उनकी गाड़ी में कहीं ना कहीं रुका है, और ये एक आम जनता के लिए, लोगों के लिए, इकोनॉमी के लिए अच्छा ही है। फिर अब आया पेंडेमिक में जहां जिन कंपनी का कैश रिजर्व अच्छा था, डेट्स लो थी, रिस्क कम थी, इन्वेंट्री कम थी, वो कंपनी अच्छी चली। साथ में साथ जिन कंपनीज का ऑफ कोर्स जो ब्रांड वैल्यू है वो स्ट्रॉन्ग थी। जो ब्रांड वैल्यू सिर्फ एड से नहीं बनती है, ब्रांड वैल्यू बनती है कि लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो इतने सालों में जो एक्सपीरियंस रहा है लोगों का, वो ऑफ कोर्स वो पे बैक किया है बहुत सारी कंपनीज को। अभी रियल एस्टेट में प्रॉब्लम जो बहुत लोगों को फेस होती है वो इन्वेंट्रीज की होती है। इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है, और मोस्टली कहा जाता है कि रियल एस्टेट में तो आप बहुत जोर शोर से मार्केटिंग कीजिए और चीज बिक जाती है। लोग इतनी रेकी नहीं करते हैं, रेफरल्स पे ज्यादा जाते हैं। तो वहां कहीं कहीं डेफिनेटली लोगों का रुकाव आया है। दूसरा, रियल एस्टेट क्षेत्र के लोग बहुत 4-5-6 साल से डाइवर्स करते आए हैं। जिन लोगों ने डाइवर्स नहीं किया, सपोज लैंड ली, लैंड के बाद लगा कि थोड़ा सा माहौल हाई राइज की तरफ है, हाई राइज बनाए। उन लोगों को लगा कमर्शियल की तरफ है, कमर्शियल बनाया। इंडस्ट्रियल की तरफ है, इंडस्ट्रियल बनाया। जिन लोगों ने पूरी एक बास्केट बना के रखी, वो उनका सही चला। और ये आई थिंक हर बिजनेस के लिए सुटेबल बात भी है कि आप अगर एक ही जगह सारा पैसा पार्क कर देंगे, यू नेवर नो। अब मैं अगर मैनेजमेंट की बात करूं, मैनेजमेंट में डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत सालों से सिखाया जाता है, लेकिन हाँ, पेंडेमिक को लेके सबका एक एक्सपीरियंस आई थिंक बहुत नया है। तो अब के बच्चों को मैनेजमेंट में ये चीज सिखाई जाएगी, लेकिन इसका जो प्रोस्पेक्ट है, द ग्लास इज हाफ फुल और हाफ एम्प्टी के प्रोस्पेक्ट में देखना चाहिए। अगर हम पॉजिटिव होके चीजों को देखेंगे तो हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जहां प्रिंट या जो हमारा ट्रेडिशनल मीडिया था रियल एस्टेट में, उसको बंद करके हमने सोशल मीडिया हम करते हैं 8 साल से, लेकिन जो अब उस पर जोर हमने डाला है, लोग कहते हैं हमारे पास काम नहीं है, और हम कहते हैं हमारे पास फुर्सत नहीं है। क्या बात है। तो आपको आपका जो मार्केटिंग है वो पॉजिटिविटी से चलता है, आउट ऑफ
थिंकिंग से चलता है। अगर मार्केटिंग में आपकी नेगेटिविटी आ गई तो आप सोचना बंद कर देते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप तो बहुत बार आपकी पॉजिटिविटी बहुत काम करती है मार्केटिंग में। ये तो रियल एस्टेट की बात हुई। सेकेंडली मैं आप अगर नेहा जी मैं आपको रोकूंगा, एक सवाल मेरा ये रहेगा, आपका जो कंपनी का काम है, जहां तक मेरी जानकारी है, आप राजस्थान में भी हैं और गोवा में भी हैं। स्टेट वाइज आपको क्या मिल रहा है गवर्नमेंट का एटमोस्फियर? गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट अभी वर्किंग ऑन मासेस। रियल एस्टेट इज अ निश मार्केट। इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे अभी, वो मास हेल्थ में और मास के जो सेटिस्फैक्शन और अलग चीजें हैं, वेलफेयर हैं, उनमें गवर्नमेंट लगी है। तो गवर्नमेंट से इस वक्त कुछ एक्सपेक्ट करना, ऑफ कोर्स जब सबका अच्छा होगा तो सबका ही अच्छा होगा। मैं तो जैसे एक मनी का एक बहुत फेमस बुक है जिसमें बताया गया है, जब आप कमाओगे तो और भी कमाएंगे, जब और कमाएंगे तो आप भी कमाओगे। बहुत सुंदर। तो इसी पद्धति पे चलता है। अगर जब आपने कमाना बंद किया तो ऑफ कोर्स आपका वो पास ऑन भी होना बंद होगा। 10 रुपए आपके पास ज्यादा होंगे तो आप 3 रुपए ज्यादा ही खर्च करोगे। मंदी का माहौल कब छंटेगा? मंदी का माहौल कब छंट सकता है? फ्लैट्स के दाम क्या ऐसा लग रहा है? मंदी इज ओनली इन द माइंड्स। अगर आपने स्ट्रेटेजाइज नहीं किया है, अपनी डेट्स को स्ट्रेटेजाइज नहीं किया है, अपने स्टॉक को स्ट्रेटेजाइज नहीं किया है, अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजाइज नहीं की है, मंगलम बिल्डर्स की खास बात है वो बहुत जल्दी डाइवर्स करता है। वो मंगलम ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो जहां जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट की फीलिंग्स को लेके फटाफट से क्रिएट कर दिए जाते हैं। अगर जन आवास योजना है तो वहां सपोज अभी रेडी टू मूव का मार्केट बहुत ज्यादा है और हम अच्छा खासा रेडी टू मूव सेल कर रहे हैं। हमारे गुडविल हम लोग जी आपको रोकूंगा। आप बहुत अच्छा बोल रही हैं और इतना अच्छा बोल रही हैं, इतनी शानदार आप विवेचना कर रही हैं, लेकिन मेरी घड़ी की सुइयां बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। समय की सीमा को देख करके आपको रोक रहा हूं। कभी हम आपका एक पूरा इंटरव्यू लेंगे, रियल एस्टेट पर लेंगे। आपने जिस ढंग से विवेचना की है बहुत अच्छा लगा है। मैं सीधा जा रहा हूं पंकज घिया जी के पास। पंकज जी आप बताइए सर। हाँ जी, आपको क्या लग रहा है अभी के जो हालात हैं, उन हालातों को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए अभी के हालात बड़े विचित्र हैं, बड़े कष्टकारी हैं। और कोविड पेंडेमिक है और पेंडेमिक में कुछ इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा चल रही है और कुछ इंडस्ट्रीज बहुत सफर कर रही है। जहां पर डेप्ट है, जहां पर उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन गलत करा हुआ है, जहां पर एक गलत स्टेप ले लिया, एक्सपेंशन कर लिया है, वहां पर एक बहुत बड़ा रिजिडिटी फैक्टर आया है, वहां पर एक स्टॉप आया है। छोटा जो मध्यम श्रेणी का उद्योग है, टाइनी सेक्टर है, स्मॉल सेक्टर है, मीडियम सेक्टर है, जिन्होंने बैंक लिमिट्स ले रखी है, उनको वाकई में एक बहुत बड़ी तकलीफ सामने आई है। अगर हम छोटे लोगों की बात करें जो दिहाड़ी का काम करते हैं या ठेले पे चलते हैं या नॉर्मल वर्किंग करते हैं, अगर आप देखेंगे ज्यादातर कॉर्पोरेट्स ने अपने स्टाफ में छटनी करी है और ज्यादातर जो डेली वेजेस वाले लेबर्स हैं उनको बहुत बड़ा एक नुकसान सामने आया है। माइग्रेंट लेबर का आपने क्राइसिस देखा है, लेकिन आपको ये साथ के साथ ये भी समझना पड़ेगा ये एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हम एक अंधी दौड़ में आगे चलते जा रहे थे और हमने कभी भी अच्छे दिन ही देखते जा रहे थे, कभी हमने बुरे दिन नहीं देखे थे। तो हम बुरे दिन क्या होते हैं ये चीज समझना भूल गए थे। हम अपने आप को इतना एक्सपैंड कर रहे थे, इतना आर्टिफिशियल दुनिया खरीद रहे थे, बड़े मकान खरीद रहे थे, बड़े विदेश के टूर कर रहे थे, बड़े एक्सपेंशन कर रहे थे, बड़ा डाइवर्सिफिकेशन कर रहे थे। लोन्स आपकी कैपेसिटी से 400 टाइम्स 500 टाइम्स ले रहे थे। आप ये सोचिए आपका इंटरेस्ट आउटगो कितना था। कुछ इंडस्ट्रीज उनको सर्वाइव कर गई, और ना अगर आपने कॉर्पोरेट्स में भी देखा है तो जो भी डेप्ट बेस्ड इंडस्ट्री थी, जिनके डेप्ट ज्यादा था, जिनका इंटरेस्ट आउटफ्लो ज्यादा था, या जिन्होंने अपने कोर प्रोजेक्ट से डाइवर्सिफाई किया। आप मान लीजिए रियल एस्टेट में है और आपने एक पाइप लगाने की फैक्ट्री लगा दी, आप पाइप इंडस्ट्री में है या और किसी इंडस्ट्री में है, आप ग्रेन्स की इंडस्ट्री में, वेयर हाउसिंग में है और आपने और कोई चीज में एक्सपेंशन कर दिया, तो नेचुरली है जब तकलीफ आती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ ऐसी जगह आती है जहां पर डेप्ट। अपने पुरानी कहावत है कि ब्याज कभी सोता नहीं है, ब्याज 24/7 चलता है और हमेशा उसकी मार चलती रहती है।
आज जो सबसे ज्यादा डिमांड है इंडस्ट्री की, दो ही डिमांड है कि आप जो ब्याज है, जो मोरेटोरियम दिया है, तो जो मोरेटोरियम है उसमें ब्याज पर ब्याज मत लो, कम से कम उस ब्याज को डेफर कर दो। मोरेटोरियम को 6 महीने का है, उसको 1 साल या 2 साल के लिए डेफर करो, लेकिन उस पे ब्याज को भी डेफर मत करो। पीरियड में ब्याज को या तो रिड्यूस करो, या सरकार ने 23 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, बट वो पैकेज कहाँ गया? या तो बिल्कुल लोअर में गया या बिल्कुल अपर में गया। जो स्मॉल, मीडियम और टाइनी सेक्टर है, वहां पर कोई बेनिफिट, विजुअल बेनिफिट हमको दिखने को नहीं मिला है। तो मैं लेकिन आपको इसके साथ साथ जो पॉजिटिविटी है वो ये है, आज हम डिजिटल पे बैठकर, चारों वीडियो पे बैठकर आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं। ये आपने 2019 में सोचा था क्या? कभी आपने नहीं सोचा था। आप अपने स्टूडियो बुलाते थे और वहां पर इंटरव्यू करवाते थे। आज मैं वेबिनार्स करते हैं, 40 है, चाहे हमारी ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स है, या अलग अलग संस्थाएं हैं, पूरे हिंदुस्तान से 1000 लोग, 2000 लोग, 5000 लोग जुड़ते हैं, और एक स्पीकर अपने घर में अपनी सहूलियत से बैठ के अपने टाइम के अनुसार सबको लेक्चर देता है। आज आपने देखा कि जो पंकज जी बहुत सही बात कही आपने, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आपने वो बात बिल्कुल कह दी, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, समय सिखा देता है। आज हर आदमी वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, अपने ऑफिस के खर्चे कम कर रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग चालू हो गई है। वर्क फ्रॉम होम एक नया कॉन्सेप्ट है, और अगर आप जेंडर पैरिटी के हिसाब से देखेंगे तो मेरे ख्याल से जेंडर पैरिटी में सबसे ज्यादा जो विमेन जेंडर को अगर हेल्प करे, से बाहर निकल के मूव करना कई जगह अच्छा होता था, कई जगह दिक्कत आती थी, और कई जगह परिवार को संभालने में भी दिक्कत आती थी। लेकिन वर्क फ्रॉम होम जब से आया है, आप ये पाएंगे कि इनफैक्ट जो ज्यादा काबिलियत है विमेन जेंडर से, जेंडर पैरिटी का अगर आप रेशियो देखेंगे वो बढ़ता जा रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा, जो 10 साल में हम डिजिटल रेवोल्यूशन सोच नहीं सकते थे, वो 1 साल के अंदर डिजिटल रेवोल्यूशन आ गया है, और ये आने वाला टाइम इससे भी तेज गति से जाएगा। बुरे की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। जब अच्छा होता है तो 4 चीजें अगर अच्छी होंगी तो 2 खराब चीजें जो टाइम के साथ नहीं बढ़ पाई वो खत्म भी होंगी। तो आपको यू हैव टू मूव अहेड विद द टाइम, एंड व्हेन यू आर मूविंग अहेड विद द टाइम, आपको ये समझना पड़ेगा, जो टाइम को अपने साथ लेकर नहीं चल सकते, जो टाइम की वैल्यू नहीं समझते, वो लैग बिहाइंड करेंगे और वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और उनके लिए बहाना है डिमोनेटाइजेशन, पैंडेमिक, लोन रिपेमेंट्स, व्हाटएवर। तो मैं ये मानता हूँ कठिन समय है, बट परीक्षा की घड़ी भी कठिन समय में ही होती है। जो तप कर निकलता है वही सोना बनता है, जो तप कर निकलता है वही सोना बनता है। तो ये टाइम है जहां पर हर आदमी को, हर इंडस्ट्रियलिस्ट को, हर बिजनेसमैन को, हर प्रोफेशनल को ये समझना पड़ेगा। मैं इस बात से नेहा जी की से बिल्कुल एग्री करता हूँ। डोंट थिंक अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स, थिंक अबाउट द पॉजिटिविटी विच यू कैन जनरेट। तो पॉजिटिविटी जो है आप में खुद में अंदर आनी चाहिए, आप जनरेट करें, आप इस पेंडेमिक का बेनिफिट उठाएं, इस पेंडेमिक को आप अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले जाएं, आप इसको यूज करें। और मैं कह रहा हूँ नई इंडस्ट्रीज आती जाएंगी, नए नए बिजनेस आते जाएंगे, नई नई चीजें आती जाएंगी। अगर आपने कुछ गलतियां करी है तो हो सकता है मोमेंटरी आपको कुछ के लिए झेलनी पड़े, लेकिन वो तकलीफ का समय भी निकल जाएगा और आप वापस से डेप्थ फ्री होके बिजनेस को और अच्छा सिक्योर करके एक नए मॉडल का 21st सेंचुरी का जो बिजनेस कहते हैं उस मॉडल पे आ जाएंगे। तो ये एक डिफरेंट चीज है जिसको हमको समझना पड़ेगा। चलिए बहुत बड़ी बात कही आपने। मुझे लगता है कि हम जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। आपने बिल्कुल वो बात कही, चुनौतियों से मुकाबला करने का जुनून जब रहता है तो फिर मुश्किलें भी बहुत आसान लगने लग जाती है। अब हमारे साथ एक चेहरा जिन्हें मैं बुलाना चाह रहा हूं, श्रीमती संतोष जी अग्रवाल जी, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, और इनका मेरे लिए एक सवाल अलग है। संतोष जी, आपका नजरिया सोचने का, विचारने का कुछ अलग है, और आपके लिए मेरा सवाल यह है कि कोविड-19 के संक्रमण के इस दौर में क्या लोगों के मन से अब डर निकल गया है? क्या लोग बेखौफ हो गए हैं? आपको क्या लगता है, क्या कोविड का डर लोगों के कदम रोक रहा है? संतोष जी।
संजय जी, मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि डर था, लॉकडाउन के दौरान डर था, पर जैसे ही अनलॉक हुआ उससे लोग अपने रूटीन के काम में आने लगे तो थोड़ा थोड़ा डर तो मिटने लगा। पर जिस तरह का संक्रमण फैल रहा है तो लोगों को अभी इस बात का भय है कि कहीं वो संक्रमण में ना आ जाए, उसकी गिरफ्त में ना आ जाए। तो बच तो रहे, पर एक तरीके से जिंदगी चालू हो गई है, पटरी पर आने लगी है, प्रोडक्शन भी होने लगा है। और जो कोविड के दौरान, कोविड पीरियड, जो लॉकडाउन पीरियड के दौरान जो प्रॉब्लम्स आई थी, सोशल इश्यूज में जो प्रॉब्लम आई थी, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गए थे, सेक्सुअल हैरेसमेंट वो ज्यादा हो गई थी, और जो लोग भूखमरी और लोगों के पास खाने को नहीं था, और नेहा जी और दूसरे जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं उन्होंने मदद करके, और हमने एक बीच का माध्यम बनके उन लोगों तक जिनके पास खाने को नहीं था, या जिन लोगों के पास में अभी किराया देने को नहीं था, या जो सड़क पर आ गए थे, बेरोजगार हो गए थे, उनको थोड़ा सा संबल देने की कोशिश की। पर ये बात बिल्कुल सही है, नेहा जी और पंकज जी की बात से मैं सहमत हूँ कि हमें परिस्थितियां बहुत कुछ सिखा देती हैं। हमने अब उस कोरोना काल के दौरान जो सीखा है वो ये कि हमें इसके साथ जीवन कैसे जीना है। नहीं तो हाथापाई, भागदौड़, दुनिया में पूरा बनावटीपन और पूरा ही आर्टिफिशियल लाइफ में हम लोग जी रहे थे, और जिस तरह की शॉपिंग्स और जिस तरह का एक लाइफ स्टाइल हो गई थी, तो हम असलियत पर आ गए, धरातल पर आ गए, और यह सोचने को मजबूर हो गए कि हमें इसके साथ में किस तरह से, किस सावधानी के साथ जीना चाहिए। संतोष जी, तो बराबर कोरोना ने, एक सवाल है संतोष जी, कोरोना ने क्या कहीं रिश्तों की नजाकत की भी पोल खोली है? रिश्ते भी दिखे हैं कि किस तरह से रिश्तों का मजाक उड़ा है? मैं इस विषय में ये कहना चाहूंगी कि कोरोना पीरियड में बहुत सारी चीजों की पोल खुली है, बहुत सारी चीजों की पोल खुली है। तो रिश्तों की तो मेरे सामने, क्योंकि मैं एक फैमिली काउंसलर भी हूँ, फैमिली कोर्ट नंबर 1 जयपुर में, तो जिस तरह के केसेस बढ़े हैं, जिस तरह के केसेस एक्सपोज हुए हैं, जिससे कि फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हुई है, मेरे पास खुद के पास अमूमन आमतौर पर आप ये देखिए कि 2-3 केस डेली मेरे पास आ रहे हैं अभी भी, क्योंकि वही कि अब तक तो सब कुछ पर्दे में था और अब सब खुलकर सामने आने लगा, क्योंकि कोरोना पीरियड ने सबको एक सीमित दायरे में ला दिया। पहले दुनिया बहुत बड़ी थी, अब दुनिया छोटी मानते हुए हर चीज सामने आने लगी। पर हमें एक ये बात जरूर है कि हम सकारात्मक सोच के साथ चलेंगे तो शायद ये पीरियड हमारे लिए ऐसा पीरियड साबित होगा कि हम आगे जाके और ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ज्यादा आउटपुट आ सकता है, और सोसाइटी की तरफ से भी, सामाजिक रूप से भी हम ये समझ सकते हैं कि इसमें रिफॉर्मेशन आएगा। छोटे से छोटा आदमी, और मैं कहूँ कि गृहिणियां जिन्होंने कभी कंप्यूटर पर हाथ नहीं लगाया था, जो जानती नहीं थी, अब वो वर्चुअल मीटिंग अटेंड कर रही है, जिनकी बहुत किट्टी विट्टी और इन सब में रहती थी, उस चीज को छोड़कर वो एक सामाजिक उसमें आ गई है और एक इस तरफ ध्यान देती है कि कैसे मुझे अपना जीवन और अपने परिवार का जीवन बचाना है। तो जो परिवार की प्राथमिकता बढ़ गई है, चाहे पति हो, पत्नी हो और बच्चे, जो बाहर रहते थे, माता पिता से दूरियां बना के रखते थे, वो बच्चे भी अब अपने माता पिता की केयर करने लगे हैं और माता पिता भी बच्चों को समय देने लगे हैं। ये एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी कि जो छोटे बच्चों पर, स्कूल गोइंग बच्चों पर जो इस समय असर पड़ रहा है, स्कूल के जो वर्चुअल क्लासेस है, उससे उनका मेंटल प्रेशर बढ़ गया है। उनका वर्चुअल क्लासेस की वजह से उनकी आईसाइट पर, उनके दिमाग पर, उनके स्वभाव पर परिवर्तन बहुत देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि जब आमने सामने रहते हैं बच्चे स्कूल में, क्लास में, टीचर के सामने, तो बॉडी लैंग्वेज बहुत मायना रखती है। अब इसमें माँ कुछ करा के दे रही है या कहीं होमवर्क किया है
नहीं किया है, बच्चा अभी सोने का टाइम है, अभी उसका मीटिंग का या क्लास का टाइम का मूड नहीं है, तो बड़ा जो एक इनडिसिप्लिन लाइफ है वो बच्चे अब जी रहे हैं। क्योंकि जो डिसिप्लिन लाइफ की सुबह उठकर जाना है, स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है या खेलने जाना है या जो भी व्हाटएवर होमवर्क करना है, अब वो सारा साइकिल बिगड़ गया है। मैं सोचती हूँ बच्चे तो भूल भी गए होंगे कि हमें स्कूल जाना है और हमारा रूटीन ये है। तो इस पीरियड का जो ये नकारात्मक पक्ष आपने रखा संतोष जी, बहुत शानदार विवेचना आपने की। और मुझे खुशी इस बात की है कि हम कॉरपोरेट से भी निकले, इंडस्ट्री से भी निकले, पारिवारिक मसलों पर भी निकले, सामाजिक मसलों पर भी निकले। नेहा जी, चलते चलते एक सवाल आपसे करता हुआ चलूं, कॉरपोरेट क्षेत्र की जो एक पार्टी वाली लाइफ होती है, आज पार्टी इधर कल पार्टी उधर, वो जो बंद हुई है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? पता नहीं आप कौन से वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, मैंने तो कोई ऐसी पार्टी देखी नहीं। इनफैक्ट मेरा 40 विमेन को ज्वाइन करने का जो मकसद था, आप बिलीव नहीं करेंगे, सबका अपनी अपनी जीवन शैली होती है, इसमें कॉर्पोरेट लाइफ का होना ना होना आई थिंक वो मैटर नहीं करता है। मैं रियल एस्टेट थोड़ा सा पुरुष प्रधान क्षेत्र है और मैं ज्यादा लोगों को जानती भी नहीं, जहाँ लेडीज हैं जो मैं काम कर रही हूँ उस तरीके से। आप बिलीव करिए संतोष जी, आपको भी बताना चाहूंगी, मेरे आज से 4 साल पहले ही मैंने सब किटी बंद की है। मैं सिर्फ किटी महीने में 2 या 3 जाती थी, इसलिए जाती थी क्योंकि मुझे अच्छा लगता था लेडीज को देख के कि हाँ मुझे भी फेशियल कराना है, मुझे भी नेल पॉलिश लगानी है, मुझे एक्सेल नहीं देखनी है, मुझे ये देखना है। अच्छा, लाइफ में क्या बात है, बहुत शानदार। इंस्पिरेशन आदमी कहीं से भी ले लेता है, इंस्पिरेशन आदमी कहीं से भी ले लेता है। मुझे अच्छा लगता था किटी में जाके कि हाँ ये रेसिपी, ये ऐसा, तो मैं थोड़ा सा उसमें आ जाती थी अपने कॉर्पोरेट लाइफ से नॉर्मल। फिर पार्टीज की आप जो बात करें, पार्टीज ऐसे बड़े क्या है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड मार्केटिंग पे विश्वास रखता है। पार्टी एक बार करता है, बताता 5 बार है, इसलिए लगता है। अदरवाइज मैंने 40 विमेन बहुत बड़ी बात आपने कह दी, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। पंकज जी, पुरुष इस रूप इंस्पायर नहीं होता फेशियल करने में और करने में, सौंदर्य प्रसाधन चीजें लगाने में? देखिए आजकल आपको देखने को मिलेगा जितने भी सलून हैं वो सब यूनिसेक्स हो गए। तो आज से 5 साल पहले जितने भी सलून थे वो फीमेल सलून थे, और आजकल जितने भी सलून हैं वो यूनिसेक्स हो गए। तो ये आपकी खुशफहमी है कि वो पुरुष एक फेशियल नहीं कर रहा था, बट मैं उसमें अभी डिस्प्यूट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं नहीं जानता, लेकिन पार्टी जो है वो एक ऐसा जगह होती थी जहां पर हम लोग अपने प्रोफेशन को छोड़ के डिफरेंट लोगों से मिलते थे, डिफरेंट लोगों से इंटरेक्शन होता था, चाहे वो एक मीटिंग का रूप हो, चाहे एक पार्टी का रूप हो, चाहे एक सेमिनार का रूप हो, तो डिफरेंट लोगों से इंटरेक्शन होता था। बिल्कुल। वरना होता क्या है कि हम अपने प्रोफेशन के लोगों से मिलते थे, संपर्क बनता था, एक संपर्क बनता था, और आपको दूसरी चीजें सोचने का भी मौका मिलता है। बिल्कुल। हमारे पास इसमें हाँ, नया जी कुछ कहना चाह रही है? कुछ सेकंड में संजय जी, इसमें मैंने 40 का और मैं रोल बताऊं मेरी लाइफ में, जब हम बात ही कर रहे हैं तो जब मैंने 40 ज्वाइन किया, तब जो मेंबर्स हैं 40 में, जितनी भी विमेन्स हैं, वो सब मोस्टली या तो एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर अपने फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हैं।